स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं हिमाचल से, जहां मौसम बदल चुका है। हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिमला की बात करें तो यहां बर्फबारी के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार की ओर से किए जाने वाले पुख्ता इंतजामों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पानी, बिजली और रोजमर्रा की चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। सैलानियों के वाहनों को शहर में एंट्री नहीं दी जा रही है। कुफरी और नालदेहरा गए सैलानियों को ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सैलानियों के मुताबिक होटलों में ठहरने के लिए कमरे तक उपलब्ध नहीं है। बर्फ की चादर ओढ़े शिमला की खूबसूरती तो आप देख ही चुके हैं। अब रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद मुश्किल से 2-4 हो रहे लोगों को देखिए। गाड़ियों और मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी है। आलम यह है कि सैलानियों को गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ रहा है। कुफरी और नालदेहरा गए सैलानियों को ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सैलानियों के मुताबिक होटल में ठहरने के लिए कमरे तक उपलब्ध नहीं है। बर्फबारी तो यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं थी, ऐसी होगी कभी। रोहतांग बन गए तो बाकी प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। गाड़ी हमारी टायर पंचर है, खुद हटाई है हमने गाड़ी के आसपास से स्नो, लेकिन जैक अभी भी नहीं लग पा रहा। गाड़ी पंचर है, बच्चे हमारे फंसे हुए हैं। गुरुद्वारे में हमें जगह मिली है, वो भी ओपन हॉल में। शिवकुफरी गए थे, वहाँ से वापसी पे थे, सारी बर्फ स्नोफॉल हो गई, सारे रास्ते जाम कर दिए, ना नीचे जा सकते थे ना ऊपर। बड़ी मुश्किल से गाड़ी लगाई एक साइड में, ले ला के ऊपर गए। होटल में कमरे नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा स्थानीय लोगों को बत्ती गुल और आवाजाही ठप हो जाने से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो सड़क से बर्फ हटाने के लिए लोग खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उधर होटल व्यापार से जुड़े कर्मचारी और व्यापारी खुश हैं। हालांकि इन्हें भी घर से ऑफिस तक का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा है और मोरोवर अभी ट्रैप ही हो गए थे। हमारी गाड़ी एक जंगल में फंसी हुई है और वो होटल में अब वहीं ड्रॉप करके हम वापस जा रहे हैं ऑन फुट। अब जाके थोड़ी मतलब कि रास्ते में थोड़ी सड़क साफ हुई है, नहीं तो पूरा ही मतलब कि स्नो से ढका हुआ था पूरी सड़कें। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड बर्फबारी के आगे उनके बंदोबस्त भी जवाब दे रहे हैं। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। उधर चंबा की अगर बात करें तो यहाँ भी हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। यहाँ करीब 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसके बाद कई गांवों की बिजली गुल है। लोग तो परेशान है ही, साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को घरों में कैद होकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बर्फबारी पड़ी है और बिजली ठप हो चुकी है और हमको बहुत मुश्किल से रात को बहुत मुश्किल आती है और हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बिजली है ही नहीं। रात को पढ़ाई करने का टाइम होता है, रात को बिजली नहीं होती है। बिजली विभाग का भी कोई भी कर्मचारी अभी तक हमारे गांव में नहीं आया है कि आपके गांव में बिजली है कि क्या है। बिजली नहीं है, 5 दिन हो गए, कोई बिजली का कर्मचारी नहीं आए और पढ़ाई करने में काफी दिक्कत हो रही है। हिमाचल में बर्फबारी मुसीबत बनती जा रही है। शिमला में बर्फबारी के बाद से बिजली गुल है और सरकार भी भगवान भरोसे ही दिख रही है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री का कहना है कि बर्फबारी से थोड़ी दिक्कतें जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। वहीं बर्फबारी के दौरान सैलानियों को हो रही दिक्कतों के बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव वीसी फारका का कहना है कि इसके लिए पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही तमाम जिलों के प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सफेद चादर है बर्फ की जो बिछी हुई है पूरी जमीन पर, लेकिन इसका मजा हालांकि सैलानी ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन अब ये मुसीबत बनता जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से कई रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और बर्फबारी की वजह से जो रास्ते जाम हुए हैं उनको खुलवाने का काम लगातार जारी है और बिजली भी गुल हो चुकी है शिमला में। और हिमाचल के मुख्यमंत्री का कहना है कि बर्फबारी से थोड़ी दिक्कतें जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा है। तो अभी मौजूदा हालात क्या है शिमला में, ये जान लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल द्विवेदी शिमला से जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी
कितने रास्ते हैं जो जाम है, कितनी दिक्कतें लोगों को अभी पेश आ रही हैं, मौजूदा हालात क्या है? जी अभी जो मौजूदा हालात यही हैं कि शिमला से ऊपर का जो रास्ते हैं, जैसे आप ढली क्रॉस करते हैं तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है शिमला से, उसके बाद जो रास्ते हैं वो अपने आप में एक एडवेंचर स्पोर्ट हो जाता है। अगर कुफरी की तरफ जो लोग जाते हैं, छराबड़ा है, कुफरी की तरफ जो लोग जा रहे हैं, या उससे आगे नारकंडा, फागू या थ्योक की तरफ जो लोग जाते हैं, वहां का बंद है। दूसरा जो मनाली वाला रोड है उसकी भी ऐसे ही रिपोर्ट्स हैं कि वो भी अभी बाधित है, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। और कालका से शिमला वाला जो रोड है उसमें भी बहुत भारी ट्रैफिक जैम्स हैं, क्योंकि जो प्रशासन है, नगर प्रशासन है, अभी तक या सरकार जो है वो अभी तक उसको थ्रू करने में नाकामयाब रही है। जी, लेकिन विशाल, आपके पीछे हम सैलानियों को देख रहे हैं, उनके चेहरों से लग रहा है कि वो शायद इस मौसम का काफी आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जो अभी मौजूदा तस्वीरें आपको, जैसे हमारे कैमरामैन अशोक जी अगर आपको पैन करके दिखाएं, तो शिमला के हम इस समय ऐतिहासिक रिज मैदान में हैं और यहाँ जो पर्यटक हैं वो भरपूर आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी का। पर कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के जो आनंद ले रहे हैं, उसके बाद जब वो अपने होटल्स में या जहाँ पे उन्होंने अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जब वापस जाते हैं तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अभी हमारे साथ कुछ पर्यटक भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करने की करते हैं। मैम, आप यहाँ पे कब से आए हैं? हम लोग परसों आए हैं सर। यहाँ पे हमारे आने से पहले स्नोफॉल हो चुका था, लेकिन हम लोग ने फ्रेश स्नो बहुत ज्यादा ही देखी है। हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये, अमेजिंग। ये तो कुदरत की तरफ से एक तोहफा है जो स्नोफॉल है। पर अगर प्रशासन की बात की जाए, जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की बात की जाए या पानी की बात की जाए, या जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे होटल्स में आपको कितनी फैसिलिटीज मिल पा रही हैं और कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं वहाँ पे भी लाइट, पानी सब कुछ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है मॉल रोड की कुछ शॉप्स में और बहुत से होटल्स में कह रहे हैं कि लाइट पानी नहीं है, लेकिन हमारी जिस होटल में है वहाँ पे है, सब कुछ है। ओके, नीचे कहीं भी लाइट नहीं है। अगर कुफ्टादार जाए या फिर संजोली में भी कल नहीं थी। एनीवे, रोज आदमी नहाता है, खाता है। आज एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय कीजिए। तो जो मौजूदा यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही है कि जिन होटल्स में अपना जनरेटर जो है वो जिन्होंने ऑन कर रखा है वहाँ पे तो लाइट है, और जो टैंकर के थ्रू पानी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी न किसी तरह जो मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, वो जो गेस्ट ठहरे हैं, वो तो एंजॉय कर पा रहे हैं। पर ज्यादातर जो मास्क की अगर बात की जाए तो जो आम जनता है या जो लोग उतने हाई बजट होटल्स में नहीं रह पा रहे हैं, उनको बिजली, पानी की दिक्कत जरूर सामने आ रही है। और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी, लोग कुछ परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी सैलानी जो आपके साथ मौजूद हैं शायद वो मौसम का ज्यादा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलों के बीच भी सैलानी किस तरह से जो है मजा ले रहे हैं इस मौसम का, क्या कुछ कर रहे हैं वहां पर, क्या हालात हैं मौजूदा? अगर हमारे कैमरामैन अशोक जी आपको दिखाएं तो किस तरह यहाँ पे जो पर्यटक आए हैं उन्होंने कैसे बर्फ में ही स्नोमैन बना रखे हैं और अलग अलग तरीके से जो इनके साथ आए हैं और एक दूसरे के साथ बर्फ खेल रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी दृश्य देखे जा सकते हैं कि जिसमें जो लोग हैं जो एक साथ आए हैं, जो फैमिलीज में आए हैं या दोस्त जो इकट्ठा होके आए हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ बर्फबारी कर रहे हैं और एक दूसरे को बर्फ के साथ खेल रहे हैं। और कुछ तो मोबाइल पे अपनी म्यूजिक लगाने के बाद वो डांस भी कर रहे हैं। बेशक यहाँ पे अभी म्यूजिक नहीं है, पर मौसम की जो रवानगी है उसके चलते ये लोग काफी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जी इंद्र जी बिल्कुल, तो ये गीत संगीत के बिना भी जो है वो प्रकृति का मजा लिया जा रहा है, बर्फबारी का मजा लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए। तो हिमाचल में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, शिमला में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, सैलानी उसका खूब मजा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि यहाँ पर कई रास्ते ऐसे हैं जो बर्फबारी की वजह से ब्लॉक हो चुके हैं, जिनको साफ करने का काम भी लगातार जारी है। कुछ स्थानीय लोग हैं वो खुद आगे आकर इन रास्तों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हरियाणा का। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ और SYL विवाद के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को जिम्मेवार जमकर कोसा। केंद्रीय मंत्री की माने तो कुछ मुद्दों पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की जरूरत है। चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। इस मामले में पंजाब का पलड़ा अक्सर भारी नजर आता है। शायद यही ख्याल चौधरी बीरेंद्र सिंह के जहन में उठा होगा। उन्होंने सूबे के गठन के 50 साल बीतने के बावजूद राजधानी का सपना साकार नहीं होने का दर्द मीडिया से साझा कर दिया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही SYL विवाद को भी पॉलिटिकल सिस्टम की नाकामी करार दिया। कोई इसी बात को नहीं समझता, राजनीतिक उसके कारण बताते हैं। आपकी कैपिटल ही नहीं है, आपकी राजधानी नहीं है। पिछले 50 साल आप मना रहे हो हरियाणा के। नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार कौन? मैं बता दिया, पॉलिटिकल सिस्टम। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा के जिस क्षेत्र में हाथ डालते हैं वहीं छा जाते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को संभालना बेहद जरूरी है। जिन जिन लोगों ने चंडीगढ़ को या SYL को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा समझा है, उनको ये समझना चाहिए कि 50 साल में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जो बल मिलना चाहिए था, जिससे कि हम उस बलबूते पे हम अपने देश में दूसरी जो कला और संस्कृतियां हैं उसके बराबर आके खड़े हो जाएं, उसका वो नहीं हम पहुंच सके वहां। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ और SYL के मुद्दे पर सियासी दलों को आईना दिखाने की कोशिश की है। जरूरत इस बात की है कि उस पर गौर किया जाए। रोहतक से राज टाकिया के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वो गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वो अपने केस ठीक करवा लें। पूर्व CM हुड्डा और केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच 36 का आंकड़ा है। इस बात से हर कोई वाकिफ है। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ने की चुनौती क्या दी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नसीहत देने में देरी नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब पहले CBI के 3 मामलों से पाक साफ होकर तो निकल कर आए, उसके बाद चुनाव भी लड़ लेंगे। अगर अच्छी राजनीति करनी है तो ये परंपरा ये होनी चाहिए कि अपना सुख छोड़ के मैदान में आओ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अभी 3 CBI के केसेस में फंसे हुए हैं, या तो वो कभी चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे, तो मैं किसके सामने लड़ूंगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद हुड्डा साहब जीत भी जाएं, लेकिन अगर उन्हें जेल हो गई, ऐसे में उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते। साफ सुथरे होके आ गए उन केसेस से तो तैयार हूं। उनके कहने से कभी अभी तो अपने CBI के केस तो ठीक कराओ। अगर गलती से वो जीत भी जाए मेरे से और सजा होगी तो फिर मेरे को लड़ना पड़ेगा दोबारा, इसलिए मैं ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहता। चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। अब रुख फरीदाबाद का करते हैं, जहां नगर निगम ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद को तेज कर दिया है। शुरुआत शहर की साफ सफाई से हो रही है, जिसके लिए शहर के नगर निगम आयुक्त ने सामाजिक संस्थाओं को साथ लेना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में नगर निगम आयुक्त सोनल गोयल ने लायंस क्लब के सदस्यों से बातचीत की और ओल्ड फरीदाबाद एरिया की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी। सामाजिक संस्थाएं भी मानती है कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। ऐसे में प्रशासन को आम लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, तभी स्मार्ट सिटी का सपना साकार हो सकता है। तो आप फरीदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। तो अब फरीदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जो है वो तेजी से शुरू हो चुका है। सबसे पहला काम जो है वो साफ सफाई का किया जा रहा है, जिसके लिए शहर के नगर निगम आयुक्त ने सामाजिक संस्थाओं का भी साथ लेना शुरू कर दिया है और उनकी मदद से जो है शहर की साफ सफाई का काम
शुरू हो चुका है। इस कड़ी में नगर निगम आयुक्त सोनल गोयल ने लायंस क्लब के सदस्यों से भी बातचीत की है। ओल्ड फरीदाबाद एरिया की सफाई की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और सामाजिक संस्थाएं भी यही मानती हैं कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होती है और ऐसे में प्रशासन को आम लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, तभी जो स्मार्ट सिटी का सपना है वो पूरा हो सकता है। कल श्रीमती सोनल गोयल IAS कमिश्नर MCF ने हम लोगों को बुलाया था। लायंस क्लब इंटरनेशनल्स के माध्यम से वो चाहते हैं कि शहर का एक एरिया हम लें और उसकी सफाई अभियान चालू करें और अगर कहीं वाइट वॉश और पेंट की आवश्यकता है तो उस पर भी हम करें। तो हम कल तक इसका फैसला करके अपने लायंस क्लब में बात करके हम इस एरिया को अडॉप्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे 16 जनवरी से पहले इस एरिया को अच्छा बनाएं। जूनियर हॉकी टीम के विश्व विजेता बनने की खुशी हरियाणा की फिजाओं में अभी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रविवार को विजेता टीम के 2 खिलाड़ी विकास और सुमित सोनीपत पहुंचे तो लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठा लिया। फूलों की मालाओं से खुली जीप में सवार होकर ढोल की थाप के साथ विश्व विजेता जूनियर हॉकी टीम के सदस्य विकास और सुमित का सोनीपत पहुंचने पर स्वागत किया गया। सोनीपत निवासियों ने दोनों का बहुत शानदार स्वागत किया। सोनीपत निवासियों ने कहा कि उन्हें दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है और उनकी जीत पर बेहद खुशी है। अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से इस बच्चे को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देता हूँ। और इसने अपने गांव का, खाप का और दैया खाप का भी और हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। ये बधाई का पत्र है और बार एक तरफ से हम इसको साथ सम्मानित कर रहे हैं, इसको गौरवान्वित कर रहे हैं। विकास और सुमित ने ऐसा स्वागत पाकर खुशी जताई और दावा किया कि वो आगे भी देश का सिर ऐसे ही ऊंचा रखेंगे। काफी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि हॉकी में ऐसा कुछ काफी दिनों के बाद मेरे को देखने को मिला है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज तो मतलब वर्ल्ड चैंपियन बन गया हम काफी टाइम बाद और आज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी मतलब मोस्टली सीनियर वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करेंगे हम। 2018 में वर्ल्ड कप और सीनियर वर्ल्ड कप दोनों की तैयारी करेंगे। विकास और सुमित अभी अपने करियर की शुरुआती स्तर पर हैं और उन्हें अगर सही मार्ग मिला, सही सुविधाएं मिली तो देश को इनसे हमेशा सफलता की उम्मीद रहेगी। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। आपको बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। हर बड़ी खबर और जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने न सिर्फ जनता की राय जानने की कोशिश की बल्कि उनकी राय को हुक्मरानों तक पहुंचाने की भी हर मुमकिन कोशिश की। चाहे पठानकोट में आतंकी हमले की खबर हो या नहर से भारी मात्रा में मिले पेस्टिसाइड का मुद्दा, वहीं किसानों की फसलों पर सफेद मक्खी के कहर और उनकी खुदकुशी के मामले भी चैनल ने संजीदगी से उठाए। चाहे बात नोटबंदी की हो या नाभा जेल ब्रेक की या फिर फाजिलका जेल में हुई मीटिंग हो, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने हर मुद्दे को बारीकी से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अब बारी आज के सवाल की। आज का सवाल है कि क्या बदले वाली राजनीति करके सियासतदान जनता के असल मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं? हाँ के लिए टाइप करें ZPHH स्पेस DJY और ना के लिए टाइप करें ZPHH स्पेस DJN और अपने जवाब 57575 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय रात 9 बजे पंजाब एट 9 में दिखाएंगे।